ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई बोलो। बोलो भाई, क्या बोल रहे हो? भाई तुम माइक बंद कर लो, मैं तुमको जो बोल रहा है ना तुम मैसेज कर लो। नहीं, बहुत आवाज ब्रेक हो रहा है तुम्हारा। तुम टाइप कर लो, टाइपिंग का भी ऑप्शन रहता है चंदन, वहां पर मैं टाइप कर लीजिए, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप लोग सब माइक बंद कर लीजिए अपना। एंड जो आर्टिकल्स हमें पढ़ रखे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, हमने जो पढ़ा हुआ है जैसे आर्टिकल 1 स्टार्टिंग डे में ही पढ़ा हुआ था हमने। प्रेसिडेंट तक, राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री, संसद, सब कुछ पढ़ लिया है। आपका आर्टिकल्स जो है ना, टोटल दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, तो जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एज पर एनटीपीसी, ठीक है, एज पर टीसीएस अगर मैं बात करूँ ना, ठीक है दोस्तों, तो आपको ना मैक्स टू मैक्स जो आर्टिकल्स आपको याद करने होते हैं ना, वो आपका 32 से लेकर के 42 आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, इतने आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे। दिस इज इन द नंबरिक फॉर्म। ठीक है, ये नंबर के फॉर्म में है। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि हमें जो है वो इन चीजों के इतना ही पढ़ना है एज अ रो। ठीक है, ये मैंने टोटल आर्टिकल्स बताया है कि टोटल 32 to 42 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसे हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो हमने आर्टिकल 1 की बात की है, आर्टिकल 2 की भी हमने बात की हुई है। ठीक है, ये सब हमने स्टार्टिंग के डेज में किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दिया है। दोपहर में ही भेज दिया था, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 12 से 35। इसके बारे में क्या बताने की जरूरत है क्या? आर्टिकल 12 से 35 में आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, और आपको पता है कि इस ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इसको तो याद करना ही करना है। ठीक है, और एडिशनली दोस्तों मैंने यहाँ पर मैं आर्टिकल 14 लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, इस वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी आर्टिकल में तो मुझे आप पूछ सकते हैं अभी, जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है क्या? आगे बताऊं मैं आपको? ठीक है, आर्टिकल 1 2 हो गया। ठीक है, मैंने आपको आर्टिकल 2 जो है, जब मैं आपने आर्टिकल 2 की बात की थी हमने, तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको जो है ना वो योगी जी से याद कर लीजिएगा, योगी आदित्यनाथ जी से याद कर लीजिएगा, तो उससे आपका याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कहता है कि एडमिशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, नए राज्य का प्रवेश, ठीक है, या फिर स्थापना, और नेम चेंजिंग से भी रिलेटेड है इससे। ठीक है, आर्टिकल 1 2 3 4 ऐसे करके याद कर लीजिएगा। 12 से 35 है आपका फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद से आर्टिकल 16 17 और 19 ए 21 23 24। ठीक है, ये सब आपका कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये सब आपका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर इसको ना मैंने कुछ कलर्स में डिफाइन किया हुआ है। ये जो आपको येलो कलर दिख रहा है ना, इतने से इतने दूर में आपको येलो कलर दिख रहा होगा, फिर आपको थोड़ा सा नीचे येलो कलर दिख रहा होगा, ये मैंने रिलेट किया हुआ है प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से। ठीक है, राष्ट्रपति से ये मैंने रिलेट कर रखा है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं आर्टिकल 40, तो ये तो आपका पता है, आपको डीपीएसपी से ये संबंधित है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है, ये आपको पता है। ठीक है, अच्छा, मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि इसका कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को की सिफारिश की गई थी? बताइएगा, आप लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा मुझे। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है पंचायती राज व्यवस्था की, या फिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई थी? मैंने बताया हुआ था उस दिन आपको, हमारा बहुत लंबा चौड़ा बात भी हुआ था इस पर। नहीं बताया था क्या? चलो ऑप्शन दे देता हूँ। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फटाफट से, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद है
तो मैं क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन हुआ था, ठीक है, और कोई बताएगा? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, 73rd एंड 74 में क्या डिफरेंस है? अरे सीधा याद रखो ना, म्यूनिसिपैलिटी से। मैंने बताया हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd CAA, ठीक है। और ये हुआ कब था? ये मैंने आपको बताया हुआ था 1992, ठीक है। इससे मैंने बताया था आपको कि एक आपका स्टेट है हमारे इंडिया में, राजस्थान करके, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है नागौर। बताया हुआ था कि नहीं बताया हुआ था? नागौर। यहाँ पर में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था आपका शुरू शुरू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी यहीं से, ठीक है। और कैसे, किस लेवल पे हुई थी, लेवल पूछ लेता है तो वो कह सकते हैं 3 लेवल पे हुई थी, ठीक है। 3 लेवल पे हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की स्टार्टिंग, ठीक है। 73rd, अब एक आता है आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 74th और 73rd दोनों सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। बस इसमें जो स्टार्ट किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, ये किया था विलेज लेवल पे, गांव के स्तर पे किया गया था। और अब जब गांव हो गया है तो अब ये होगा म्यूनिसिपैलिटी, जिसको कहते हैं हम नगर पालिका, ठीक है। या फिर इसको कहेंगे हिंदी में शहरी स्थानीय स्वशासन की संविधान में जगह मिली थी, ठीक है। तो ये आपका 73rd 74 सेम ईयर में हुआ था, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया है, ठीक है। अच्छा मुझे ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा, क्या रिवीजन किया था आपने पंचायती राज व्यवस्था का? मैं सिर्फ आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास में और लोग भी है। और बताओ भाई, और कैसे मैं पढ़ाई किया था, इसके बारे में पढ़ा था? नहीं पढ़ोगे तो कल को मुझे आकर के मत बोलना, ठीक है, पहले कह रहा हूँ मैं। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, मेरा काम है बताना, उसके आगे का काम आपका है, ठीक है। डॉक्टर को ही बोलोगे कि मेरे मेरे हिस्से का तुम दवाई खा लो, ठीक है, और तुम ठीक हो जाओ मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन कर लिया करो भाई, कल को प्रॉब्लम आपको ही होगी। डे दिन बीत रहा है, नवंबर आ गया, नवंबर, अगस्त में हम मिले थे और नवंबर आ चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना महीना बचा? एक, दो, तीन और चार, 4 महीने हैं आपके हाथ में। और 90% प्रोबेबिलिटी है कि मार्च में आपका एग्जाम होगा, 71। अभी भी 4 महीने हैं, 4 मंथ्स है। 4 महीने में अगर 4 घंटे भी दोगे ना दिन का, ठीक है, 4 घंटे भी अगर दिन का देते हो तो 4 महीने में कितना दोगे? बताओ, अगर 4 घंटे, किसका मैथ स्ट्रांग है यहाँ पर मैं बताओ? 480, 480 आवर्स, ये तो बहुत कम घंटे हैं। 480 तो बहुत कम है, एटलीस्ट 6 घंटे तो दो। 480 घंटे की बात कर रहा हूँ। 480 में कितने दिन आएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 480 घंटे में कितने दिन आ जाएंगे, बताओ? पता है किसी को? मैं ही निकालूं क्या? कितना? जो भी, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम आपको ही देना है, मैं नहीं दूंगा आपके बदले में एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो आते हैं पॉइंट पे, तो जो नहीं, जिनको नहीं पता है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की हुई है, डीपीएसपी के बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 40 मैंने बताया हुआ है आपको। 21A, 51A, ये भी हमने बात की हुई है पिछली क्लासेस में, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। आर्टिकल 52, 54, 61, 672, ये भी हमने बात किया हुआ है बहुत अच्छे से प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट जो आपका एक टॉपिक आता है ना, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति,
उससे आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है और प्रेसिडेंट के बारे में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 72 तक। 75 ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में है, बता रखा है मैंने। 79 पार्लियामेंट के बारे में है। 80 81 बता रखा है। 85 ये भी बता रखा है मैंने आपको, आर्टिकल 108। ठीक है, संसद की संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, एक ये नहीं बता रखा है मैंने अभी तक, आर्टिकल 108। ठीक है, ये मैं अभी बताऊंगा, आगे देखते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना। ठीक है, आर्टिकल 108 मैंने नहीं बता रखा है आपको। आगे देखो, आर्टिकल 244 अनुसूचित जाति और जनजाति। ठीक है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, निर्वाचन आयोग का उल्लेख, मेंशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये भी मैंने आपको बता रखा है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा। ठीक है, उसके बाद से मैंने पार्लियामेंट चैप्टर में आपको बताया हुआ था। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण, रिजर्वेशन की बात की गई है, बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि रिजर्वेशन आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। ठीक है, आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता है कि रिजर्वेशन किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता, क्यों मिलता है, रीजन क्या है मिलने का। ठीक है, उसके बाद से आपके आर्टिकल 343 जो है, ये मैंने नहीं बताया हुआ है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। 352, 356, 360 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तीनों के तीनों आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, आपातकाल से रिलेटेड है। आर्टिकल 368 ये भी मैंने आपको, ये मैं इतनी बार बता चुका हूँ, इतनी बार, अगर जो मेरी क्लास फर्स्ट डे से देख रहा होगा पॉलिटी की, उसको याद हो गया होगा आर्टिकल 368। ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका संविधान संशोधन से, प्रावधान से संबंधित है। अब मुझे आप लोग बताओ, अब मुझे आप लोग बताओ कि जो संविधान संशोधन प्रावधान है, ये संशोधन कहाँ किया जाता है? पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि संशोधन होता कहाँ है हमारे इंडिया में? पार्लियामेंट में होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में अगर होता है ये, तो ये इसका आर्टिकल 368 है, इतने में पता है। ये भाग कौन सा है, पार्ट कौन सा है ये? ठीक है, किसी को पता है क्या? मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर संसद में संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत, तो उसका भाग कौन सा है? पता है किसी को? तो याद रखिएगा, ये जो भाग है ना, भाग 20 के अंतर्गत आता है, या पार्ट 20 के अंतर्गत, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप आगे पढ़िएगा तो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आर्टिकल, सारे आर्टिकल्स के बारे में बात किया हुआ है। एक आर्टिकल जो अनुच्छेद 108 है, ठीक है, अनुच्छेद 108, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, बताऊं क्या मैं अनुच्छेद 108 के बारे में? पहले तो आप मुझे बताओ कि आपने कभी पढ़ा है आर्टिकल 108? बताओ बताओ। ठीक है, आर्टिकल 108, चलो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये कहता है संसद का संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आप पहले मुझे ये बताओ कि सेशन कितने होते हैं। मैंने आपको 3 सेशन बताए हुए थे, आपको मैंने डेट्स, सॉरी मंथ बताया हुआ था। आप मुझे बताओ कि 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, कौन से मंथ में कौन सा सेशन होता है? ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन। ठीक है, अब आपको ना वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ज्वाइंट कह रहा है, ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं, अगर ऐसे प्लस का निशान अगर ऐसे बना दूं, तो क्या ये ज्वाइंट होगा क्या? बताओ। अगर आपने कभी रेलवेज में आपने कभी ट्रेवल किया होगा, तो आपने कपलिंग देखी है क्या? कपलिंग किसको बोलते हैं? ठीक है, पंकज को बहुत अच्छे से पता होगा कपलिंग क्या होता है। जब यहाँ पर में आपकी बॉगी खड़ी होती है, ठीक है, और वही सेम ट्रैक पे आपका इंजन खड़ा रहता है, ठीक है, और जब ये आपस में जुड़ते हैं ना, आपस में जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कपलिंग। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को आपका कपलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर में ये है दोस्तों, कि हमने जब पार्लियामेंट हम जब पढ़ रहे थे, जब हम संसद के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ना एक चीज बताई हुई थी। वो चीज कुछ इस प्रकार से थी दोस्तों, कि मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई प्रावधान आता है, जब भी कोई, कहते थे, कोई प्रस्ताव आता है, ठीक है, अगर मैं किसी प्रस्ताव के बारे में बात करूं दोस्तों, तो किसी न किसी सभा में तो वो आएगी, चाहे वो लोकसभा में आए, चाहे वो राज्यसभा में आ गई। ठीक है, अगर मैं प्रस्ताव की बात करूं, तो ये किसी न किसी आपका कहीं हाउस में जाएगी कि नहीं जाएगी? चाहे तो अपर हाउस में चले जाए, चाहे तो लोअर हाउस में चले जाए। यहां पर मैं गई,
ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि लोकसभा जो है, लोकसभा में ये जो है ना सभी ने बहुमत से पास कर दिया इस बिल को, सभी ने मंजूरी दे दी कि ठीक है। लेकिन अगर ये बिल वापस से राज्यसभा में, क्योंकि दोनों सभा में जाएगी ना, राज्यसभा में गई, राज्यसभा में गया ये, ठीक है, और राज्यसभा ने मना कर दिया, खारिज कर दिया। पावर तो दोनों के पास है बिल को वापस करने का। एक पे सहमति बन रही है, एक सहमति जो है वो कह रहा है कि नहीं हम इस पे सहमत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या हुआ, यहाँ पर मैं मतभेद हो गया बीच दोनों में। ठीक है। एक ने मान लिया लेकिन एक ने क्या कर दिया, अस्वीकार हो गया। तो आपको पता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो हेड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर में जो आपके प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे प्रधान सॉरी राष्ट्रपति है ना, तो वो इन दोनों की क्या बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है। जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति जी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं, जहां पर में आपके दोनों सदन के लोग आते हैं, आपका राज्यसभा भी आता है। ठीक है। और आपके लोकसभा भी दोनों के दोनों आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर में दोनों इंसान लोग बैठते हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सुलह कराने लगे कि भाई आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस बिल पे सिग्नेचर कर दीजिए ना। नहीं, ये अगेंस्ट द लॉ हो गया। ठीक है, अगेंस्ट द रूल हो गया, ये ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें जब से हम आपका पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, उस टाइम से ही मैं आपको एक बात कहता चला रहा हूँ कि दोस्तों, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी प्रस्ताव जो है वो बिल तभी बनेगा, वो बिल तभी बनेगा जब वो बिल जो है उस पे क्या मिलेगा, मेजोरिटी मिलेगी, मेजोरिटी मिलेगी। बताओ जी दोस्तों, मैंने आपको ये बताया है कि नहीं, चाहे वो सिंपल मेजोरिटी मिले, दो प्रकार के मेजोरिटी होते हैं कि नहीं होते, सिंपल मेजोरिटी और दोस्तों एक होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी होता है, दोनों में एसएम एसएम है, तो थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। ठीक है। तो मैंने ये कहा कि सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में मैंने आपको क्या कहा था, 50% प्लस वन, 50% प्लस एक। ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी जो क्या होता है, 2/3, दो तिहाई होता है स्पेशल मेजोरिटी। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर में ये है कि राष्ट्रपति यहां पर में वोटिंग करवाते हैं। अच्छा, अब मेरी बात आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मुझे बताओ कि अगर राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया, तो पास इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि यहां पर मेजोरिटी नहीं आई होगी। बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या? यहाँ पे मेजोरिटी नहीं मिली तभी तो ये पास नहीं हुआ। बताओ, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं मैं? नहीं समझ में आ रहा है? तभी मुझे जी सर बहुत कम सुनाई दिया मुझे। देखो, मैंने कहा कि प्रस्ताव गया किसी ना किसी, आप मुझे बताओ कि आप जो है ना, वो किसी सदन की मेंबर हो, आप हमेशा जब पार्लियामेंट पढ़ते हो तो अपने आप को किसी न किसी हाउस का मेंबर समझा करो। ठीक है। आप लोकसभा के सांसद हो, आप मान लेते हैं आप लोकसभा के सांसद हैं, और आपने जो है वो रिप्रेजेंट किया है, आपने एक प्रस्ताव रखा है जो कि लोकसभा में पारित हो जाता है, लोकसभा इसको डन कर देती है कि ठीक है जी, हम आपकी बातों से सहमत है। यहां से डन है, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सभा से, एक हाउस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा हाउस में जब ये बिल जाता है ना, तो ये लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो आपकी बातों से सहमत नहीं है। ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, इन्होंने भी वोटिंग करवाई होगी। अरे भाई, लोकसभा में तो वोटिंग हुई होगी ना, लोकसभा में तो वो वोटिंग हुई होगी ना, चाहे वो सिंपल मेजोरिटी वाली वोटिंग हो या फिर स्पेशल मेजोरिटी वाली वोटिंग हो, ये डिपेंड करता है कि बिल किस टाइप का है, प्रस्ताव किस टाइप का है। ठीक है। ये इस पे ये हमारा टॉपिक नहीं है कि बिल कौन सा मेजोरिटी यहाँ पर में आएगा। यहाँ पर में हमारा क्वेश्चन बस इतना ही है कि वोटिंग हुई है और लोकसभा ने इसको पास कर दिया है, वोटिंग पे जीत गए हैं वो जो जिसने प्रस्ताव रखा था। अब ये राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में जो है वो भाई मेजोरिटी नहीं मिल पाई। यहाँ पर भी तो चुनाव होगा ना, यहाँ पर थोड़ी ऐसे मना कर देंगे कि नहीं नहीं हम तो नहीं रखेंगे, नहीं अपनाएंगे, हमें समझ में नहीं आया आपका बिल, तो यहाँ पर मेजोरिटी नहीं हुई होगी। अच्छा, मुझे बात बताओ मेरे दोस्तों कि यहाँ पर मैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई साहब सारे के सारे वोट जो है वो निगेटिव हो जाए। अरे भाई, 4 वोट भी तो इसको मिले होंगे, 4 से 5 वोट, 4 से 5 सांसद भी तो इनके समर्थन में होंगे ना, कि हाँ जी आप ये बिल पास कीजिए, हम आपके समर्थन में हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई नहीं करेगा, सब मना कर देगा। तो 4, 5, 6, 10 कितने भी लोग हो सकते हैं समर्थन में, अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि हम भाई इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों के सपोर्ट में, अब बहुत सारे लोग होते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं आपका। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि इनकी ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक का मतलब ही यही होता है कि जहां पर राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य जो है वो यहाँ पर में रहेंगे। और यहाँ पर में क्या होती है, यहाँ पर में होती है वोटिंग। ठीक है। अब देखो, वोटिंग हुई तो सब वोट डालेंगे यहाँ पर में, ऐसा नहीं कि भाई लोकसभा तुम अलग डालो, राज्यसभा तुम अलग डालो, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे जितने सांसद हैं, मान लेते हैं दोनों को मिलाकर के 880 सांसद हुए हैं, 880 एमएलए एमपी हुए हैं, तो भाई साहब 880 यहाँ पर में वोट डालेंगे। ठीक है। और वहां पर में देखी जाएगी भाई कौन सी यहाँ पर मेजोरिटी की बात की जा रही है, सिंपल या फिर स्पेशल।
तो अगर ये यहाँ पर में पास हो जाता है, यहाँ पर भी वोटिंग मिल जाती है कि भाई साहब हाँ इनको पास किया जाए, और यहाँ पर भी अगर वोटिंग कम मिली है तो ये पास नहीं होगा, और यहाँ पर अगर वोटिंग मिल गई, यहाँ पे बहुमत प्राप्त हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रस्ताव क्या बन जाएगा, ये प्रस्ताव बन जाएगा बिल। किसके सहमति से, राष्ट्रपति के सहमति से। अब बताओ, अब भी ज्वाइंट सिटिंग क्या समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, ये हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, और ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट। आप मत भूलिएगा आर्टिकल 108 के अंदर जो है आपका ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया गया है। ठीक है जी, आर्टिकल 108 की बात हो गई है। अब मैं बात करने वाला हूँ इंपोर्टेंट पार्ट्स की। देखो दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ना, ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको नहीं याद करवा सकता, बिकॉज इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर मैं इसमें भी कोई ट्रिक ढूंढ रहे हो आप, तो फिर आप लफड़े में फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे सब क्लॉज भी आ जाता है, 21A, 51A। ठीक है, ऐसे करके तो याद करोगे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इससे अच्छा है कि आप डेली करके 5-7 करके याद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और 32 आर्टिकल आपसे याद नहीं होगा तो फिर क्या ही याद कर लोगे। ठीक है, चलो भाई साहब आगे देखते हैं। मैंने आपको आर्टिकल 368 अपने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है कि आर्टिकल 368 जो है वो आपका पार्लियामेंट से संबंधित है। ठीक है, जब हम याद करो, याद आ रहा होगा आपको कुछ, जब मैं आपका फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक केस बताया था, संकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। ठीक है, उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 368 के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो बिना उसमें किसी स्ट्रक्चरल चीजों को आपको काटे छाटे करके, या फिर उसमें कोई छेड़छाड़ के बिना जो है वो अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे आते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 जो होता है, ये दोस्तों यहाँ पर मैंने आर्टिकल लिख दिया है आप सभी की हेल्प के लिए। ठीक है, ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं 1, 4, 15, 20 ऐसे करके। आर्टिकल 1 से 4 जो है आपका राज्य और संघ के बारे में बात कर रहा है। भाग 2 नागरिकता के बारे में बात कर रहा है, 5 से 11। भाग 3 किसके बारे में बात कर रहा है, मौलिक अधिकार, 12 से 35। भाग 4 कौन सा है, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी। चलो मेरा आपसे एक सवाल है, ऐसा तो आज मानसी को छोड़ के और कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो वो उनकी प्रॉब्लम है। मुझे आप बताओ कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में किसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? ठीक है, ये जो रिट की बात करते हैं ना, रिट की बात करते हैं, वो रिट कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, उनके नाम क्या है, और ये जारी कौन करता है? ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं, पंकज ने बताया। और बताओ, ये इसका नाम बताओ, नाम याद है? हम्म। ठीक है, ठीक है, चलो भाई साहब, ये ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ कि डीपीएसपी में जो है, क्या हम सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं कि सर आप इसके अगेंस्ट रिट जारी कीजिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के डीपीएसपी का कोई प्रावधान रिट जारी कर सकता है क्या? ठीक है, सिस्टम में आपका मैसेज यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप जो टाइप कर रहे हो ना वो सब देख रहा हूँ मैं। चलो भाई साहब, ये हो गया आर्टिकल 12 से 35, और 35 36 से 51 के बीच में। ठीक है जी। अब फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब मुझे बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटीज में कितने आर्टिकल्स, सॉरी सब क्लॉज आते हैं, बिकॉज इसमें कोई आर्टिकल्स नहीं आता, सब क्लॉज आते हैं। बताओ, पता है क्या? आप याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये कभी कभार पूछ लेता है कि कितनी संख्या होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाऊं क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सेकेंड देना मुझे। ठीक है, हाँ, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर मैं ये है कि आपसे पूछ लेता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, इसमें कितने सब क्लॉज आते हैं, मतलब कितने आर्टिकल्स आते हैं? आपने पढ़ा होगा ना, 51A, 51B, 51C, D, E, F करके कितने टोटल है? ये आप लोग मुझे बताइएगा लास्ट में कि कितने टोटल है। ठीक है, आइए 4A याद करना बहुत आसान है दोस्तों। 4A, ए आ गया, और यहाँ पे 51A, तो हमेशा याद रखिएगा 51A, जहां पर मैं आपको 51A दिख जाए तो ये फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। ठीक है, भाग 8 जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किस प्रकार से होगा उसके बारे में संबंधित है। और भाग 15, आप अपने बोलोगे कि भाग 9, 10, 11, 12 कहाँ गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अब भाग 15 पे आइए सीधा, निर्वाचन से है आपका, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉल संबंधित है।
ठीक है, किसका निर्वाचन से है? आर्टिकल 324 329, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है। भाग 17 आइए। ये आपको पता है कि अब मुझे आप बताओ कि राजभाषा की बात की जा रही है, हमारे देश की राजभाषा क्या है? ठीक है। ठीक है, राजभाषा हिंदी है। हम जो है, मैंने अभी क्वेश्चन सुना क्या मेरा? क्वेश्चन मेरा था कि हमारे देश की राजभाषा क्या है। हम यहाँ पर राज्य भाषा कह रहा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, चलो इसके बारे में आपको बताऊंगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आर्टिकल 18, ये मैंने आपको बता रखा है, हमारा आपात से संबंधित है। आर्टिकल 20, ये मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया कि क्या है, आपका संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है। चलो भाई साहब, अब मैं बात करने वाला हूं संविधान के भाग 15। बताऊं क्या? चलो मैं एक बार ना क्या करता हूँ, स्लाइड चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ संविधान के भाग 15 के बारे में, ठीक है। पार्ट 15, ये मैंने अभी आपको बताया था कि निर्वाचन से संबंधित है ये। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? इलेक्शन। इलेक्शन की। तो अगर मैं बताऊं कि संविधान का जो भाग 15 है दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि चुनाव आयोग, जैसे कि ये इलेक्शन से संबंधित है, तो इलेक्शन से क्या मिलता है हमें, क्या समझ में आता है? तो सबसे पहले हमें आता है कि चुनाव आयोग की स्थापना के बारे में। ठीक है। चुनाव चुनाव आयोग की स्थापना। ठीक है। दूसरा आपका होता है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद में चुनाव के कैसे नियम होंगे। जितने भी हमारे, कह सकता हूँ ना, मैं हाउसेज लिख देता हूँ। जितने भी हमारे हाउसेज है ना, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो आपके पार्लियामेंट के हो, ठीक है, वो सभी हाउसेज में क्या होगा, इलेक्शन से संबंधित है कि क्या रूल्स होने चाहिए। जैसे कि हमने भी देखा है कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, तो इनडायरेक्टली होता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्टली होता है। तो कैसे नियम होने चाहिए, रूल्स के बारे में बात करता है। जितने भी हमारे हाउसेज है ना, जितने भी हाउसेज है, मैंने अभी आपको बताया है कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, ये हमारे टोटल 4 हाउसेज आते हैं ना हमारे कंट्री में। 2 स्टेट के, 2 पार्लियामेंट, दो मतलब 2 सेंट्रल के। तो उसके रूल्स के बारे में बताता है ये कि किस प्रकार से इलेक्शन होगा। तीसरा दोस्तों आता है कि राइट्स कौन कौन से मिलते हैं चुनाव आयोग के। तो मैं लिख देता हूं चुनाव आयोग के अधिकार। चुनाव आयोग के अधिकार। ठीक है। राइट्स ऑफ आवर इलेक्शन कमीशन। ठीक है दोस्तों। चलिए जी, थोड़ा सा ये मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिया है। आप मुझे बताओ, क्या आपको किसी को पता है कि जो हमारा चुनाव आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई थी भारत में? पता है क्या आप लोगों को? ये तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं, आर्टिकल जो आपका भाग 15 है ना, उसमें ये 3 पॉइंट्स के बारे में बात की गई है। अगर आपको नहीं पता है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, आप नोट कर लीजिएगा। ये हुई थी आपकी 25 जनवरी को, और 1950 को हुई थी। ठीक है, 25 जनवरी 1950। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर मैं दोस्तों 25 जनवरी लिखा हुआ है, तो मेरे भाई आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, या फिर ये कॉमन सी चीज है कि अगर 25 जनवरी को हम चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, तो इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी इसको कहते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है जी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इतना आपको याद रहेगा क्या, भाग 15 के बारे में? ठीक है। अभी मैंने इसको ना, आप, मैं चलो आपका टेस्ट लेता हूं। भाग 15 जो हमारे संविधान का है, उसमें कितने अनुच्छेद आते हैं? बताओ, पता है क्या आप लोगों में से किसी को? मैंने अभी आपको बताया था, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक। 324 से लेकर के
आर्टिकल 329 तक कितने आर्टिकल आए बीच में? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5 कैसे आए पंकज? 6 आए ना? 6 आर्टिकल, चलो कोई बात नहीं। 6 आर्टिकल आते हैं टोटल। ठीक है। तो अब अगर आपको आर्टिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो आर्टिकल 324 से 329 बताऊं? ठीक है। पहले अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल 324 की, तो मैंने आपको हमेशा से एक बात समझाई है जब भी मैं आर्टिकल्स के बारे में बात करूं, कि आर्टिकल 324 जब मैं बात करता हूं तो ये स्टार्टिंग है। ध्यान से ध्यान सुनो, ये स्टार्टिंग चीज है 324। ठीक है। अगर आप किसी भी भाग के बारे में पढ़ रहे हो, अगर आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हो और पहला ही आर्टिकल कोई आता है, अब यहाँ पे एक भी आ सकता था, दो भी आ सकता था, तो हमेशा याद रखो मेरे भाइयों, जो पहला आर्टिकल होता है ना, पहला आर्टिकल 99.99% ऐसा होगा कि वो इंट्रोडक्शन की बात कर रहा होगा उस भाग की। ठीक है। आर्टिकल 324 किसकी बात कर रहा होगा? अब मुझे आपसे एक ऑनेस्ट आंसर चाहिए, क्या आपको याद है क्या? अभी मैंने जस्ट एक चीज बताई है। अभी हमने किसकी बात की है? इलेक्शन की बात की है कि नहीं की हुई है? और यहाँ पे मैंने स्थापना की बात की हुई है कि नहीं की हुई है? तो इसी की तो बात करेगा आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 324 जो है ये चुनाव आयोग की स्थापना और शक्तियों को बताता है। चुनाव आयोग की स्थापना। और एसएससी ने ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चुनाव आयोग की स्थापना किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में है। ठीक है। आर्टिकल 325 की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो ये अनुच्छेद में लिखा गया है, या फिर इसको कहते हैं, कहा गया है कि किसी भी नागरिक को जो है वो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर चुनाव में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 325 में जो है दोस्तों लिखा गया है, 325 में लिखा गया है, भेदभाव नहीं। और अभी अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्शन, सो आप इलेक्शन से संबंधित याद रखिएगा आर्टिकल 325, बिकॉज ये आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है भेदभाव नहीं, अनटचेबिलिटी, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अस्पृश्यता, या फिर जो भी कुछ होता है वो हमने फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ा हुआ, तो इसको कनेक्ट मत कीजिएगा अभी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बिकॉज कि अभी हम आर्टिकल 15, सॉरी भाग 15 देख रहे हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में देख रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 325 ये कहता है कि किसी भी इंसान के साथ जन्म, जाति, क्या कह सकते हैं, लिंग, किसी के भी आधार पे उनसे भेदभाव नहीं कर सकते, सभी को मत मत देने का अधिकार है। मत मतलब क्या होगा? वोट देने का अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 326, अभी देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा लास्ट में, जैसे मैं टेस्ट करूंगा कि आप रिवीजन सच में करते हो या फिर ऐसे ही। आर्टिकल 326 की बात करता हूं, 326। ये दोस्तों कहता है कि भारत में 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिक जो है वो चुनाव में मतदान करेंगे। आ गया क्वेश्चन। ठीक है। वोट डाल सकते हैं कौन सी उम्र के लोग? तो 18, 18 प्लस में लिख देता हूं। ठीक है। अब मुझे बताओ कि हमारे देश में पहले 21 साल की उम्र में वोट डालने की प्रथा थी, प्रावधान था, इसको रिड्यूस करके 21, सॉरी 18 किया गया। पहले क्या था? पहले था 21 ईयर्स होंगे आपके तभी आप वोट दे सकते हो। ठीक है। आपके पास तभी था, लेकिन इसको डिक्रीज कर दिया गया, 18 कर दिया गया। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया मुझे बताओ, मैंने आपको बता रखा है ये चीज। 61, वेरी गुड, 61 याद रखिएगा। आर्टिकल 326 कहता है कि भाई साहब जो भी इंसान है, जो 18 साल से ऊपर के हैं, वो हमारे देश में वोट डाल सकते हैं। ठीक है। पहले हमारे देश में प्रावधान था कि 21 साल की उम्र के लोग ही सिर्फ वोट डाल सकते हैं, लेकिन यहां पर में 18 साल कर दिया गया है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। दोस्तों अब मैं बात करता हूं आर्टिकल 327 की। आर्टिकल 327। ठीक है। यह अनुच्छेद कहता है दोस्तों कि संसद को अधिकार देता है कि वह चुनाव से संबंधित कानून बना सकता है। ठीक है। पहले क्या कर सकता है? संसद जो है, संसद चुनाव से संबंधित, ठीक है, संसद चुनाव से संबंधित क्या कर सकता है? कानून बना सकता है।
आप परेशान मत होइएगा, ये जितने भी आर्टिकल है ना मैं आपको कहानी के रूप में भी बताऊंगा, बिकॉज ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, कह सकते हैं रूल या फिर लॉ बना सकता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं दोस्तों, कि चुनाव क्षेत्र का निर्धारण, कि भाई कहाँ कहाँ पे आपका कह सकते हैं वोटिंग होगी। ठीक है, मतदाता सूची आपने पढ़ा होगा ना, मतदाता सूची या फिर सुना होगा कभी ना कभी, जब आपने वोट दिया होगा कि भाई सूची लिस्ट आया कि नहीं आया, आपका नाम है कि नाम नहीं नाम है लिस्ट में, देखो जरा। ये सब कौन तैयार करता है? तो ये आपका सेंट्रल संसद करता है तैयार। अब आप मुझे कहिएगा कि भाई संसद के पास इतना ही काम है क्या, वो हर स्टेट के हर लोग का नाम याद करता फिरे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। वो आपका स्टेट लिस्ट में आता है। आपका जो राज्य में चुनाव होते हैं ना, वो स्टेट के अंतर्गत आता है। फिर का पीएम का चुनाव हो गया तो, लोकसभा का चुनाव हो गया तो भाई वो सेंट्रल में आएगा। ठीक है, अभी आप इतना याद रखें कि संसद क्या कर सकता है, चुनाव संबंधित कोई कानून बना सकता है। अब बात आती है आर्टिकल 328 की, 328। ठीक है, बताओ क्या दोस्तों 328 के बारे में। देखो ये अब आ गया है, ये संसद कौन सा आता है आपका, सेंट्रल में आता है। अब मैं स्टेट के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों यह जो है ना आर्टिकल 328, यह राज्यों को अपने विधानसभा के चुनाव के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। क्या, स्टेट जो है, स्टेट के अंतर्गत आता है विधानसभा। ठीक है, अब विधानसभा क्या करेगा, इलेक्शन के ऊपर बनाएगा रूल, मेक्स रूल फॉर इलेक्शन इन स्टेट, लिख देना। ठीक है, मेक्स रूल फॉर इलेक्शन इन स्टेट। ये हो गया आर्टिकल 328। आपका एक लास्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 329, 329। अब ये क्या कहता है, ये अनुच्छेद कहता है दोस्तों कि चुनाव से जुड़े मामलों पर सिर्फ अदालत में ही चुनौती दी जा सकती है। मतलब क्या, अगर कहीं पर भी कह सकते हैं ना, पहले के टाइम में बैलेट बॉक्स होता था, अभी ईवीएम पे हो रहा है। लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो ये आप इसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं, आप इसकी शिकायत जो है, कह सकते हैं इलेक्शन की शिकायत जो है, चुनाव का शिकायत जो है दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ जो है कह सकते हैं कंप्लेंट, कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कोर्ट में कर सकते हैं, कोर्ट में। ठीक है, इलेक्शन का कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं, कोर्ट में कर सकते हैं, या फिर इनको चुनौती जो है कहाँ कर सकते हैं, कोर्ट में। आप भाई बहुत सारे ऐसे हमारे कह सकते हैं, हमारे देश में न्यू जनरेशन वाले फिलोसोफर्स हैं जो कहते हैं ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हैक कर लिया गया है। तो वो किसी भी पार्टी को नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो हमारे देश में टारगेट करने का है ना। लेकिन आप टारगेट नहीं कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 329। ये कहता है कि अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, चुनाव से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, तो आप सीधा इसका कंप्लेंट कहां कर सकते हो, अदालत में कर सकते हो। ये अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, और चुनाव के दौरान जो है वो किसी अदालत में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया सकता। मतलब क्या, अभी मान लेते हैं कि हम लोगों के एरिया में, ये एरिया है एक दोस्तों, ए एरिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है चुनाव। ठीक है, इलेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर से एक बंदा उठ गया, ठीक है, ये चिल्ला रहा है कि ईवीएम हैक हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, ये अपनी बातें सोसाइटी में फैला रहा है, ये गया कोर्ट। मैं ऐसे कोर्ट में आ देता हूँ, ये गया कोर्ट, कोर्ट उसको मार के वापस भगा देगा, बोलेगा कि नहीं अभी तुम्हारा काम नहीं है, पहले शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो जाने दो। ठीक है, उसके बाद आना, तुम्हारी बात मैं सुनूंगा। आप बीच इलेक्शन में नहीं रोक सकते, आप बीच इलेक्शन में जो है वो न्यायालय नहीं जा सकते, आपको मार के भगा दिया जाएगा वहां से। ठीक है, या फिर पेनल्टी लगेगी बहुत अच्छी खासी। ठीक है जी, तो ये आपका था आर्टिकल 329। अब मुझे आप बताओ कि आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक आपको किसी प्रकार की समस्या है क्या, किसी प्रकार की समस्या है तो मुझे बताइएगा, अभी मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हुआ हूं, जल्दी। ठीक है, नहीं है प्रॉब्लम कोई इसी प्रकार का आपको। तो आर्टिकल का जो आपका कॉन्सेप्ट था कि आर्टिकल सर, आर्टिकल कैसे करेंगे, याद क्या करेंगे, तो आर्टिकल आई होप कि जो आपको मैंने अभी भेजा हुआ है पीडीएफ, और जो मैंने अभी आपको बताया है, उससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत क्या क्लियर हो ही गया होगा। अभी जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं संशोधन, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन संशोधन पढ़ने से पहले जो है, आज मैं चाहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग कर दी जाए थोड़ी बहुत। ठीक है,
अभी हमारे पास सफिशियंट 15 to 20 मिनट्स का टाइम है, ओवरव्यू तो हो ही जाएगा। ठीक है, जिस किसी को पानी वगैरह कुछ पीना हो तो भाई साहब पी लो। ठीक है, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं रफली मैप बना करके दिखाऊँ आप लोगों को इंडिया का। ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर करना है ना, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये हम मान लेते हैं हमारा इंडिया है, तो अगर हम बात बात करने वाले हैं ना यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी का, या फिर कह सकते हैं यूरोपियों का आगमन, कह सकते हैं यूरोपियों से संबंधित आगमन। तो ये जो आगमन होता है, ये जो स्टार्टिंग होती है, ये ऐसे ही नहीं होता, या फिर सीधा ऐसे ही नहीं कि आया व्यापार करना शुरू कर दिया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई ना कोई पर्सन कहीं ना कहीं से आएगा और यहां पर मैं अपनी नींव डालेगा और स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, जिसे आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और आई होप कि जो चीजें मैं आपको बताना। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? तो मैं ये कहने जा रहा हूँ आपको दोस्तों कि यूरोप में जो है ना, सबसे पहले जो हमारा कंट्री जिसने विजिट किया था, वो आपका बच्चे बच्चे को पता होगा, वो था वास्को डगामा। दोस्तों, ये जो वास्को डगामा जो था ना, ये ऐसे तो इसने स्टार्ट यहाँ से पुर्तगाल से इसने स्टार्ट किया था, और ऐसे घूमते घूमते जो है ये कहीं और जाने वाला था, ये कहीं और निकलने वाला था। या फिर मैं अगर आपको यूं कहूँ कि आपका वास्को डगामा जो है वो इंडिया की खोज में कभी निकला ही नहीं। ठीक है, वो तो किसी और के खोज में निकला हुआ था, वो घुस गया वो गलती से इंडिया में। अब वो इंडिया में जो है ना अब्दुल मनीद के सहायता से घुसा हुआ था। ठीक है, एक आपका गुजरात का ना एक व्यापारी था, गुजरात के व्यापारी, मतलब उसी टाइम से देखो कितने व्यापारी उस समय से ही हैं गुजरात के। इसलिए गुजरात को कभी कभार कहा जाता है कि भाई व्यापार का क्षेत्र है, ये कैपिटल ऑफ बिजनेस कह सकते हैं गुजरात को। तो एक बंदा हुआ करता था उस समय में, जब मैं वास्को डगामा की बात करूं। ठीक है, और ये फर्स्ट पुर्तगाली था, पहला पुर्तगाली था। और यहीं से आपका क्वेश्चन बना था एनटीपीसी 2021 का, कि भारत में पहले कौन आया था, या फिर भारत में पहला पुर्तगाली कौन था। तो वास्को डगामा था। अब यहां पर मैं एक फैक्ट आता है दोस्तों, कि जो पुर्तगाल की मैं बात कर रहा हूं ना, ये पहले आए भी थे और लास्ट में जाएंगे भी इंडिया से। ठीक है, ये फर्स्ट भी थे और लास्ट भी थे। ये जो हमारा एक छोटा सा यहाँ पर में स्टेट आता है ना गोवा का, ठीक है, ये गोवा में जो है दोस्तों सबसे लास्ट में आते हैं, इनको हटाया जाता है जबरदस्ती, अदरवाइज ये जाने वाले नहीं होते हैं। तभी आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि गोवा के जो मैक्सिमम लोग हैं ना, वो चर्च क्रिश्चियनिटी धर्म के होते हैं, कहते हैं ईसाई धर्म के होते हैं वहां करके लोग, क्योंकि पुर्तगाली बेसिकली ईसाई ही है। वहां पे आपको बहुत सारे चर्च देखने को मिलेंगे। मैंने जब आपको फेस्टिवल्स बताया था, थ्री किंग्स, तो ये कोई इंडियन फेस्टिवल थोड़ी है, ये सारे पोर्तुगीज के द्वारा है। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा ये सारे के सारे चीजें रची गई है। तो यहाँ पर बात करूं, प्रथम पुर्तगाली जो वास्को डगामा था, वो गुजरात पक्ष प्रदेश का जो एक बंदा था, जिसको मैंने बताया आपको, अब्दुल हमीद। ठीक है, अब्दुल हमीद। यहां से आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर में, अब्दुल मनीद नाम था इसका, सॉरी। ठीक है, अब्दुल मनीद की सहायता से जो है वास्को डगामा भारत आता है। ठीक है, अब यहां पर से इसने स्टार्ट किया। अब समुद्री यात्रा है, अब ऐसा थोड़ी है कि प्लेन में आज बैठा और आधे घंटे 4 घंटा 5 घंटे के बाद इंडिया लैंड कर जाएगा। प्लेन का तो सिस्टम था ही नहीं वहां पर उस समय से। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया क्या, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। बताओ, नोट डाउन कर लिया? जल्दी बताइएगा। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से वो कैसे भारत आया था। ठीक है, कब आया था, डेट क्या थी वो, बिकॉज यही सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीपली भी नहीं पढ़ना है और ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ना है। तो मान लेते हैं ये पोर्टुगीज है, पुर्तगाल है ये। ठीक है, और ये यहां से चला। ठीक है, रास्ते में इसको ना, रास्ते में एक बंदा इसको मिलता है, गुजरात का व्यापारी मिलता है, उसका मैंने बताया आपको अब्दुल हमीद नाम था। अब्दुल हमीद नाम था। ठीक है, अब्दुल हमीद से इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ठीक है, अब दोस्ती हो गई तो अब्दुल हमीद कहाँ का था, तो अब्दुल हमीद था गुजरात का। अब गुजरात का था, अब तो भाई साहब गुजरात कहाँ पड़ेगा, तो हमारे भारत में पड़ेगा। तो गुजरात से जो है ना, इसने क्या किया, बोला कि चलो हम आपको इंडिया दिखाते हैं। ठीक है, इंडिया दिखाते हैं, वो एकदम सरप्राइज, वाओ व्हाट इज इंडिया, भारत, व्हाट इज भारत। तो चला गया इसके साथ। अब इसके साथ इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, और जर्नी को थोड़ा सा मैं कलर चेंज देता हूँ। ठीक है, ये देखो जर्नी इसने ऐसे स्टार्ट की, धीरे 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 ऐसे बढ़ रहा है, पूरा बढ़ रहा है। ठीक है, और ऐसे आएगा। अब ये कहाँ आएगा ये भी मैं बताऊंगा। और इस जो ये टेन्योर है ना, ये जो मैंने आपको ग्रीन लाइन यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट किया हुआ है, ग्रीन लाइन, इसमें इस बंदे को टोटल 90 दिनों का समय लगा था, 90 डेज का टाइम लगा था इंडिया आने में। ठीक है, और ये फाइनली जो है दोस्तों 17 मई 1498, मतलब 17 मई 1498 को जो है दोस्तों ये इंडिया लैंड कर जाता है, या फिर इंडिया जो है वो क्या करता है, पहुंच जाता है। अब ये कहाँ आया था, तो नॉर्मल सी बात है, ये कोई प्लेन से तो आया नहीं था कि कोई कहीं रनवे पे आएगा या फिर किसी एयरपोर्ट पे आएगा, ये आया था शिप से। ऐसे जहाज से, जहाज बना दूं, मेरी ड्राइंग बेकार है यार। जहाज से आया था ये। तो कहाँ पे आया था, तो आपका हो गया ये पश्चिमी तट। ठीक है, तो ये आया था पश्चिमी तट पे आया था। ठीक है। हम्म, ये आपका पश्चिमी तट पे आया था। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि कितने कोस्टल रीजन है, सबसे लंबा कोस्टल रीजन कौन सा है। एक मैंने पोल डाला था, मुझे याद है, अपने यूट्यूब पे, जहां पे मैंने पूछा था लोगों से कि सबसे लंबा कोस्टल रीजन हमारे इंडिया का कौन सा है। पहले आप लोग आंसर कीजिए, कौन सा सबसे लंबा कोस्टल रीजन है हमारे देश का। गुजरात, यहीं पे मात खा गए ना। सभी ने गुजरात टिक मारा था, एनटीपीसी का क्वेश्चन था, लेकिन इसका असली आंसर चेन्नई है, ना कि गुजरात। ठीक है, चलो वो हम ज्योग्राफी क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों पश्चिमी तट पे आया था, तो पश्चिमी तट पे एक बहुत अच्छा नाम है, उस जगह का नाम क्या था, तो कालीकट। कालीकट। ठीक है, वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, केरल कहा जाता है। ठीक है, तो कहानी हमने स्टार्ट की थी कि ये इसने पुर्तगाल से इसने स्टार्ट किया था, पोर्टुगीज से स्टार्ट हुआ। ठीक है, बीच में इसको अब्दुल हमीद मिला, व्यापारी था गुजरात का। अब इसने दोस्ती हो गई, अब ये लेकर गया गया पश्चिमी तट पे, भारत के 90 दिन का इसको टाइम लगा। 17 मई 1498 को ये इंडिया लैंड करता है, इंडिया पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, तो पश्चिमी तट में पहुंचता है। कालीकट उस जगह का नाम था जो वर्तमान में केरल है। ठीक है, अब यहां पर में दोस्तों एक, उस समय में तो दोस्तों डेमोक्रेसी थी नहीं, लोकतंत्र तो था नहीं, हमारे देश में क्या चलता था, राजतंत्र चलता था। क्या चलता था, राजतंत्र। तो दोस्तों यहां पर में एक हिंदू शासक था। ठीक है, हिंदू शासक था यहाँ पर में कालीकट में उस समय में। और उस शासक का नाम क्या था, पता है क्या किसी को। जमोरिन, ये भी भूल गए क्या। तो उस समय का शासक वहां पर में, केरल का शासक जो है दोस्तों जमोरिन हुआ करता था। अगर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो, तो जमोरिन हुआ करता था। ठीक है, और जमोरिन ने उसका काफी ज्यादा स्वागत किया। जैसे कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि अतिथि परमो धर्म, परमो धर्म था, क्या था, अतिथि जल्दी आओ, ऐसा कुछ था, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि G20 का सम्मेलन था, तो उसका थीम भी यही रखा गया था। ठीक है, तो हिंदू शासक था वहां पर में जमहूरी, इसने खूब स्वागत किया इसका। ठीक है, तो ये कहानी यहीं पे हो जाती है। बाद में वास्को डगामा यहाँ से जो है दोस्तों मसाले वगैरह लेके आता है, बोलता है वाह वेरी स्पाइसी, वेरी ब्यूटीफुल, कभी देखा ही नहीं आज तक, हमारे बाबा दादा ने कभी उगाया ही नहीं। यहाँ से वापिस वो लेकर के गया,
अब ये अप डाउन लग रहा है, अप डाउन आ जा रहा है, जा जा रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है लेकर के। और दोस्तों यहाँ पर बहुत शॉकिंग है, एक न्यूज आया था कि 600 गुना, 600x, अगर मान लो कि यहाँ से वो 1 रुपए का कोई सामान लेके जाता था होगा ना, तो यहाँ पे 600 रुपए को वो सामान बेचता था वो बंदा, आपका वास्को डगामा। कितना बड़ा हरामी इंसान था सोचो। ठीक है, यहां से गया 1 रुपए में लेकर के वहां पे बेचा 600 रुपए में। ठीक है, इमेजिन करो ये चीजों को। तो ये चलता आ रहा है। आप देखो, आप सक्सेस करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आपकी सरकारी नौकरी होगी, तो आपके पड़ोसी बिल्कुल जलेंगे, लोग एकदम बोलते हैं ना लावा बन जाएंगे जल जल करके। तो अगल बगल के लोग भी इसको देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी तुम लेकर के आ रहे हो, लेकर के जा रहे हो, प्रॉफिट अकेले अकेले कमा रहे हो। तो भाई हर किसी के मन में बैठता है। अब देखो बोलते हैं ना कि अगर आप बन जाओगे तो आपके जो बगल के पड़ोसी होंगे वो भी अपने बच्चों को बोलेंगे, देखो देखा बन गया वो, तुम भी करो उसकी तैयारी। तो बस, दूसरा पोर्टुगीज आता है, उसका नाम था पेड्रो अल्ब्रेज। ठीक है, आपने नाम सुना है क्या दूसरे पोर्टुगीज का? दूसरा बंदा आता है, सेकंड आता है। ठीक है, सेकंड पुर्तगाली था ये, याद रखिएगा। नाम में ही गाड़ी लगा हुआ है, देखो ना। पेड्रो अल्ब्रेज, पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। ठीक है, पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो आपको यहाँ इतना सिनेरियो बताया हुआ है ना, इस सिनेरियो से आपके 4 क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। 4 क्वेश्चन एनटीपीसी का। इसलिए मैंने आपको कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा घुमा करके फनी वे में आपको समझाया है, जिससे आपको याद रहे। जिसमें से आपका एक चीज यहाँ है बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और ये आपका रहा चौथा। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर में, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोस्तों दूसरा पुर्तगाली था, जो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को जो है दोस्तों, 31 दिसंबर एंड 1500, 1500 ईसा पूर्व में क्या करता है, ये भारत आता है। ठीक है, और 1502 में जो है वास्को डिगामा इसे जो है वो पूर्ण भारत आता है, 1502 में भी। 31 दिसंबर 1500 को ये आया, और वापिस से जो है मसाला खत्म हो गया होगा वहां पर में, तो वापिस से जो है 1502 में वास्को डिगामा भी वापिस भारत आता है दूसरी बार। ठीक है, पहली बार कब आया था और दूसरी बार कब आया था? 1502 में आया हुआ था। ये 2 डेट्स याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपने एक बंदे का नाम सुना होगा, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडो। नाम सुना है क्या इस बंदे का? सुना ही होगा, अगर आपने हिस्ट्री का भी पढ़ा होगा तो। ठीक है, सुना। ये पहला गवर्नर था। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आना जाना लगा रहता था, आना जाना लगा रहा है। ठीक है, इसने अपना ना यहाँ पर मैं आप कह सकते हैं फैक्ट्री वगैरह सब कुछ खोल लिया था। ठीक है, याद रखिएगा, पोर्टुगीज ने जो है ना, पुर्तगाली ने अपनी पहली जो फैक्ट्री बनाई थी ना, ठीक है, 1498 में ये बंदा आया हुआ था, 1498 में आया हुआ था। और इसकी पहली फैक्ट्री जो है दोस्तों, वो कहां पर में, इस कंपनी का नाम था डेनिस, डेनिस नाम था। ठीक है, और ये बनाया था इसने 1616 में, 1616 इसमें बनाया हुआ था इसने कंपनी। अब दोस्तों मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है, आज तो हमारा फर्स्ट क्लास है हिस्ट्री का, जैसे मैंने आपको पॉलिटी इतना इजी वे में समझाया है ना, उसी प्रकार से मेरा प्रॉमिस है कि हिस्ट्री भी आपको उसी वे में समझाऊंगा, जो आप एक बार में याद कर लोगे, रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों पुर्तगाली जो आए हुए थे ना, अब आप समझ समझ रहे हो क्या? आप यहाँ पर में जा रहे हो, ठीक है, ये आप जा रहे हो यहाँ पर में, वो रोज आ रहे हो जा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर में आप ये हो, रोज मिलना जुलना हो रहा है, तो कभी ना कभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा ना। अगर आप किसी से रोज मिलते जुलते हो, बातें करते हो, तो एक समय दोस्तों ऐसा आता है कि अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ रही है। ठीक है, थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है, इधर से भी या फिर इधर से, दोनों तरफ से बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आना जाना लग रहा है। तो बंदा पोर्टुगीज का बंदा, वर्तमान जो पोर्टुगीज है। अब आप मुझे बताओ, आप लोगों में से ज्योग्राफी किस किसने पढ़ी हुई है? थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या? तो पहले के जो पुर्तगाली हुआ करते थे, उसकी वर्तमान देश का नाम क्या है? बताओ, पता है क्या किसी को? भाई साहब, पुर्तगाली जो है ना वो यूरोप में स्थित है ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतने दिन से आप सुन रहे होगे यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। तो भाई, यूरोप यही तो थे सारे के सारे, यूरोप से ही तो आए हुए थे। और कहां से आएंगे ये सारे के सारे? पोर्टुगल जो है ना वो दोस्त यूरोप में स्थित है। ठीक है,
बातें क्लियर है? बताओ। यूरोप क्या है? कंट्री तो नहीं होगा, ये कॉन्टिनेंट होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है अभी। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डेली आ रहा है, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो आगे तो बात बढ़ेगी। तो बात बढ़ गई, यहाँ से यस मिल गया, ठीक है, तो भाई साहब इनकी तो निकल पड़ी। तो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ पर में जो राजा थे, हमारे जो महान राजा हुआ करते थे उस समय के, जमोरिन जी, जमोरिन, इनको कहा कि सरकार हम आपको ना 40% पर ईयर, एवरी ईयर हम आपको टैक्स देंगे। ठीक है, हम आपको टैक्स देंगे, हम आपको अपने सिर आंखों में बिठा के रखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे। घंटा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और देखो, ऐसे बोलते हैं ना, बकरे को बकरे की हलाल करने से पहले उसको कुछ खिलाया पिलाया जाता है। तो यहाँ पर वही हाल था। हमारे देश के जितने भी राजा हुए हैं आफ्टर 15th ऑफ सेंचुरी, उसके बाद से ऐसा ही हुआ था। ठीक है, वहां पर मैं इनको बोला, 40% का लालच दिया, हलाल करने के लिए स्टार्ट। अब थोड़ा सा हुआ, यहाँ पर उन्होंने क्या करेंगे, कंपनी को स्थापित कर लेंगे। जैसे ही कंपनी बना, तो कंपनी बनेगा तो वायसराय भी बनेगा। ठीक है, वायसराय इसको हम कहते हैं गवर्नर ही बनेगा। गवर्नर को हिंदी में कहते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल ही बनेगा। तो दोस्त, धीरे 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 करके दोस्तों पूरा वो एरिया कैप्चर कर लेगा, पूरा। चाहे तो शादी करके कैप्चर कर लेगा, जब ट्रक भर भर के, शिप भर भर के बंदे ले ला करके जो है वहां पर बसा लेगा। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। जैसे ही इसने अपनी पहली फैक्ट्री डेनिस, जिसका नाम था डेनिस, 1616 में डाली मेरे दोस्तों। लेकिन 1616 में डालने से पहले जो है ना, यहाँ पे गवर्नर जनरल भी आता है पोर्टुगीज का, पुर्तगाल का, जिसका नाम क्या था, अभी मैंने बताया था नाम, फ्रांसिस्को डी अल्मीडो। इसको आप ना अल्मीडो के नाम से याद रखो, अल्मीडो से, अल्मीडो से याद रखो। ठीक है, अल्मीडो। ठीक है, अल्मीडा लिख देता मैंने, अल्मीडो से याद रखो। इसका टेन्योर जो है वो 1505 से लेकर के जो है 1509 तक का है। ये फर्स्ट आपका कह सकता हूँ, ये पहला पुर्तगाली क्या था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, प्रथम पुर्तगाली कह सकता हूँ गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है, 1505 में ये भारत आया था। और यहाँ पर दोस्तों इसने एक संधि आप कह सकते हैं, सॉरी पॉलिसी लाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। और ये क्वेश्चन एसएससी का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बारे में आपको कल अच्छे से बताऊंगा, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास था, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया हुआ है। अब इससे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। हमारा एक चैप्टर है पॉलिटी का, ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह का, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी एक क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग रिविजन कर लीजिएगा और आर्टिकल्स जरूर से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। ठीक है।